जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनर्स परिवार में। मैं जितेंद्र हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं फिर से एक धमाकेदार सेशन। तो जुड़ जाए जल्दी से सेशन के साथ और फटाफट से लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ जी, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के साथ साथ हमें व्याख्यान का भी आनंद लेना है। तो आइए हमारे व्याख्यान को हम शुरू कर लेते हैं। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। विनर सब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। तो यदि इस पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकुल में कौन सी संधि है? व्याकुल शब्द में कौन सी संधि पूछी जा रही है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो व्याकुल में कौन सी संधि होगी? व्याकुल शब्द में संधि आ जाए या फिर आ जाए व्यूह में, या फिर संधि आ जाए व्यय में, या फिर संधि आ जाए व्याकरण में। ठीक है, किस में आ जाए? व्याकरण में संधि आ जाए। तो सब में आप देख रहे हैं कि वह है और जस्ट बाद में यह है, और ऐसे में जो संधि होती है वो यण स्वर संधि होती है। ऐसे में जो संधि होती है उसका नाम क्या होता है? यण स्वर संधि। ऐसे में जो संधि होती है प्यारे बच्चों उसका नाम होता है यण स्वर संधि। तो ये क्या हो जाएगा? वी धन आकुल। वी धन आकुल क्या बन जाएगा? व्याकुल। तो छोटी को निकालने पर क्या बनेगा? आधा य, व बचेगा आधा, सामने का आ आएगा तो इस य को पूरा भी कर देगा, अपनी मात्रा भी दे देगा, और शब्द क्या बन जाएगा? व्याकुल। व्याकुल में जो संधि होगी प्यारे बच्चों वो यण स्वर संधि होगी। इसी तरह बाकी के कॉन्सेप्ट भी यहां पर लग जाएंगे। व्याकरण है तो हमें देखना है वी धन आकरण। वी धन आकरण बराबर क्या बन जाएगा? व्याकरण। व्यय की बात करें हम तो वी धन आई क्या बन जाएगा? व्यय। और यहां पर यदि हम देखें वी धन ऊह तो क्या बन जाएगा? व्यूह। वी धन ऊह तो क्या बन जाएगा? व्यूह। करेक्ट आंसर होगा, इन सब में यण स्वर संधि होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? उच्च शिक्षण पर जो भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी विद्वान, सभी विदुषियां फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल ये भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो दिए गए शब्द का समानार्थी, समान अर्थ का बोध कराने वाला शब्द समानार्थी कहलाता है। कौन सा शब्द यहां पर होगा? तो वैश्वानर किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। इसी को क्या कहते हैं हम? धूमकेतु। इसी को क्या कहते हैं हम? हुताशन। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वाला। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वाला। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पावक। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? तातदेव। इसी को हम क्या कहते हैं? जातदेव। इसी को हम क्या कहते हैं? अनल। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनल के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम अनल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सब वहनी, वहनी मतलब भी क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची। वहनी यानी आग का पर्यायवाची। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? डी, वैश्वानर जो है अग्नि को कहा जाता है। बिल्कुल सही, आप लोगों का बहुत सही आंसर आ रहा है। सभी का आंसर डी देखने को मिला, एक आध बच्चा यहाँ पर टपका है, बाकी सभी का डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही। तनिया का मतलब होता है बेटी, बेटी, पुत्री, सुता, आत्मजा। सुधा यानी होता है अमृत का पर्यायवाची। और मंदाकिनी कहते हैं गंगा मां को। मंदाकिनी कहते हैं गंगा का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजीवन शब्द का समास विग्रह है। आजीवन शब्द का समास विग्रह है। आजीवन का मतलब होता है जब तक जीवन है। जब तक जीवन है। आजीवन का मतलब होता है जब तक जीवन, मतलब जीवन पर्यंत। आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आकाश को चुमने वाला। आकाश को चुमने वाले को क्या कहते हैं? देखो, गगन को चुमने वाला होता तो हम कहते हैं गगनचुंबी। अब आकाश को चुमने वाले को क्या कहेंगे बताइए जल्दी से।
आकाश को जो चुम्बने वाला होता है उसे आकाश चुंबी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन या किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, या सुनी देखी पढ़ी घटना को, या सुनी देखी पढ़ी घटना को, या सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। विद्यालय की देखो बात नहीं हो रही है, ना पत्र लेखन की बात हो रही है। ए और डी में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सा सहायक है? तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में तो लिखना ही है, कहानी को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हम अपने शब्दों में लिखें तो यही क्षमता का विकास माना जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। व्यष्टि का विलोम शब्द होगा। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है, दृष्टि होता है, वृष्टि होता है, या अक्षी होता है? अक्षी का तद्भव क्या होता है प्यारे बच्चों? आंख होता है। व्यष्टि का जो विलोम होता है वो होता है समष्टि। व्यष्टि का जो विलोम होता है प्यारे बच्चों वो होता है समष्टि। आई होप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक जो शब्द होता है बेटा, उसका जो संधि विच्छेद होगा अभिधन सेक होता है। अभिधन से एक बराबर क्या बन जाता है? अभिषेक। इसमें क्या होता है कि जब भी छोटी ई के सामने ससरोते वाला हो तो ये षटकोण में बदल जाता है, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। इसी प्रकार से हम दूसरे शब्द को समझें तो सुधन समा, सुधन समा, तो आपने देखा छोटी या छोटा ऊ प्लस के पहले है, बाद में ससरोते है, तो ऐसे में ये जो ससरोते वाला है ये षटकोण में बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा? सुषमा। इसी तरह से हमने लिखा सुधन स्मिता, तो शब्द क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? सुस्मिता। शब्द क्या बन जाएगा? सुस्मिता। इसी तरह से हमने लिखा निधन साध, निधन साध, तो देखो छोटी ई के बाद में ससरोते है तो ये ससरोते भी षटकोण में बना और क्या बना? निषाद राज, है ना, निषाद। इसी तरह से हमने लिखा निधन संग, निधन संग, तो क्या बन जाएगा? निशंग। निशंग मतलब किसे कहते हैं? जिसमें बाण रखते हैं, जिसमें बाण रखते हैं उसे निशंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तुणीर कहते हैं, जिसमें बाण रखते हैं, और उसी को बेटा हम तरकश कहते हैं। तो ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। जिसमें बाण रखते हैं उसे निशंग, तुणीर या तरकस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों विधन साध होगा, तो यहां पर भी वी का वी रहेगा, सरोते वाला षटकोण में बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा? विषाद। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभिधन सेक। अभिधन सेक अभिषेक बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का, भाषा के संदर्भ में जो स्कूली जीवन का यह चरण है और बोध के संदर्भ में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या आंसर देंगे हम? भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आंसर हमारा आएगा इसमें से साहित्य सराहना सामाजिक, सौंदर्य बोध साहित्यिक बोध सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्य ऐतिहासिक, साहित्य बोध सराहना बोध या ऐतिहासिक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा संदर्भ के स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण बोध के किस विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति में ध्यान रखिएगा, एक शब्द हमारे पास लोक रहेगा, एक शब्द हमारे पास उक्ति रहेगा और लोक धन उक्ति लोकोक्ति, इसमें गुण स्वर संधि बन जावेगी। लोक धन उक्ति लोकोक्ति, इसमें गुण स्वर संधि बन जावेगी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब सहज सुलभ वस्तु का महत्व न होना, मुफ्त की वस्तु का महत्व न होना, कीमती वस्तु का महत्व न समझना, दाल को मुर्गी के बराबर समझना नहीं, सहज सुलभ जो इजीली अवेलेबल हो जाए ऐसी चीजों को कोई महत्व न देना, है ना, सुलभ सहज वस्तु को महत्व न देना, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो ए होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीलोत्पलम में समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो उत्पल। उत्पल का मतलब क्या होता है? उत्पल का मतलब होता है कमल का पर्यायवाची। उत्पल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कमल का पर्यायवाची। उपल मतलब क्या होता है? पत्थर। उपल का मतलब होता है पत्थर, ध्यान रखिएगा। उपल माने होता है पत्थर। उपला मतलब होता है कंडा। उपला मतलब क्या होता है? बोलो, कंडा। उपला यानी क्या होता है? कंडा। और उत्पल यानी कमल। तो जैसे नील कमल होता है, तो नील कमल में नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। और जो नील कमल है इसी को नीलोत्पलम कहते हैं। तो नीलोत्पलम मतलब नीला है जो उत्पलम, नील कमल, नीलोत्पलम का मतलब नील कमल ही है और इसमें कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पलम नीला है जो उत्पलम, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, शरण का शुद्ध रूप क्या होता है? शरण का शुद्ध रूप क्या होता है? हम सबको पता है कि शरण ऐसा नहीं लिखेंगे हम, हे भगवान हमें शरण में ले लीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। ये तो श्रवण कुमार है और इसका तद्भव क्या बनेगा? श्रवण। इसका तद्भव क्या बनेगा? श्रवण। ये कोई शब्द ही नहीं होते हैं, शरण हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। जो बच्चों का भाषाई विकास है वो सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो बच्चों का जो भाषाई विकास होता है, जब भी भाषा विकास की बात हो, जब भी बच्चों के भाषा विकास की बात हो, आपको ध्यान रखना है समृद्ध भाषा परिवेश हमारा आंसर होगा। जब भी बच्चों के भाषाई विकास की बात हो तो समृद्ध भाषा परिवेश हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग शब्द हो या फिर चिन्मयी शब्द हो, इनमें आप देख रहे हैं कि दो पंचम वर्ण बीच में दिखाई दे रहे हैं, न भी पांचवा म भी पांचवा, न भी पांचवा म भी पांचवा, दोनों पंचम वर्ण है। चाहे सन्मार्ग हो, चाहे चिन्मयी हो, चाहे या फिर हो आपके पास दिंग नारी, चाहे फिर आपके पास हो दिंग नारी, या फिर आपके पास शब्द हो वांग्मयी, या फिर आपके पास शब्द हो वांग्मयी, या फिर आपके पास शब्द हो प्यारे बच्चों उन्नयन। आप देख रहे हैं सभी में दो पांचवे वर्ण साथ में है, ये न भी पांचवा, न भी पांचवा, इंग भी पांचवा, म भी पांचवा, है ना। सारे में दो पंचम वर्ण आपको साथ में दिख रहे हैं। चाहे आपके पास शब्द हो सणमुख या आपके पास शब्द हो सणमास, ये सारे शब्द कैसे हैं कि जिनमें दो पंचम वर्ण साथ में दिख रहे हैं। यदि आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने बताया होगा, मैं इसे कहता हूं व्यंजन संधि रूल नंबर 2। जहां पर भी दो पंचम वर्ण बीच में साथ में आए, व्यंजन संधि रूल नंबर 2 फिक्स है कि इसमें व्यंजन संधि ही है। और प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो पहले वाला ण है इसका पहला क्या होता है? ये देखो, ये ण क्या है? पांचवा। तो ट ठ ड ढ ण, तो ण ढ ड ण थ और त, तो इसका जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट टमाटर। तो इसका ण का पहला ट टमाटर होता है, तो ण आधा तो ट कर दो आधा, बाकी सब वैसा का वैसा लिख दो, बाकी सब वैसा का वैसा लिख दो। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से मुख को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, मुख वैसा का वैसा, ण का पहला ट और षट धन मुख। उन्नयन है तो नयन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। इस न का पहला त और उत प्लस नयन। वांग्मयी है तो मई से हमें कोई मतलब नहीं है, इंग का पहला क्या होता है? क। वाक धनमयी। दिंग नारी है तो नारी उधर कर देंगे और दिंग से क्या बन जाएगा? दिक। दिक धन नारी, ये इधर हो गया। चिन्मयी है तो मई वैसा का वैसा और चित ऐसा का ऐसा, तो चित धनमयी। इन सब में जो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है। इन सब में जो संधि होती है प्यारे बच्चों वो व्यंजन संधि होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण नवयुवक, भाई तरुण का मतलब ही बालक होता है, तरुण का मतलब ही है छोटे बालक, तो नवयुवक मतलब वैसे ही वो तो छोटे बालक हो गए, है ना। तरुण नवयुवक मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तरुण का मतलब ही तो छोटे बालक है, नवयुवक भी मतलब छोटा बालक, तो तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर ये दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। यदि तरुण आएगा तो नवयुवक नहीं आएगा, नवयुवक आएगा तो तरुण नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। और दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, दूसरा वाला बी आंसर पर दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का आंसर होता है बी। अतः इस प्रश्न का
आंसर होता है प्यारे बच्चों बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या उसे हम अनपढ़ कहेंगे? अनपढ़ का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। निराक्षर कहेंगे या साक्षर कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे साक्षर। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है वह एक शब्द में साक्षर कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्न जल में समास है। अन्न जल में कौन सा समास होता है? तो अन्न जल शब्द में जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। अन्न जल शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होता है। तो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की ऐतिहासिकता सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी इतिहास का अभिन्न हिस्सा होता है। बिल्कुल गलत। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की बारीकी सीखना है, क्योंकि भाषा किसी भी व्याकरण का अभिन्न हिस्सा होता है। या भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की नियमबद्धता है, क्योंकि भाषा किसी भी व्याकरण का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन की ओर इशारा ज्यादा लग रहा होगा। डी ऑप्शन की ओर इशारा ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि डी ऑप्शन वो दर्शा रहा है कि भाषा की नियमबद्धता और व्याकरण ज्यादा जरूरी है। तो हमें लगेगा कि यहाँ पर डी लगेगा, लेकिन आप प्रश्न को पढ़िए। भाषा सीखने का अर्थ होगा उस भाषा की संस्कृति को भी सीखना, और क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। हमारी भाषा में हमारी संस्कृति, हमारे शब्द झलकते हैं। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंग में भंग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रंग में भंग होना यानी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो, वहां आके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम नहीं कहते कि भैया रंग में क्या हो चुका है? भंग हो चुका है। रंग में क्या हो चुका है? भंग हो चुका है। मतलब सब मजा क्या हो गया? किरकिरा होना। मजा किरकिरा होना। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है? सी। मजा किरकिरा होना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है सी। अगला प्रश्न। दुर्बोध का विलोम शब्द है। दुर्बोध का विलोम शब्द है। दुर्बोध यानी बुरा बोध होगा, तो दू यानी बुरा होता है। अबोध बालक हम किसे कहते हैं? जिसे किसी बात का बोध नहीं है ना। तो दुर्बोध यानी जिसे बुरा बोध है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्बोध का अबोध लगा दे, सुबोध लगा दे। बताओ जल्दी से। सुरबोध थोड़ी होता है, सुरबोध शब्द नहीं होता है। दुर्बोध मतलब दू उपसर्ग क्या दर्शाता है बेटा? बुरा अर्थ दर्शाता है। तो विलोम में हम क्या लगाएंगे? इसका हमें सुबोध करना पड़ेगा। दुर्बोध का हमें क्या करना पड़ेगा? सुबोध। हमें इसमें सुरबोध नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमें इसमें सुरबोध नहीं लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सुरबोध न होके ये शब्द क्या हो जाता है? सुबोध हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। नया ऑफलाइन बैच एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती 2024 नया बैच आरंभ हुआ। सुबह 8 से 2 बजे तक का समय है। प्रवेश आरंभ है, इसमें इन सारी सुविधाओं के साथ है। आप इसका विजिट करेंगे, एक बार देखेंगे इसको। एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 कंप्लीट वीओडी ऑनलाइन कोर्स है हमारा। इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों। 499 इसका प्राइस रखा गया है। डाउनलोड द विनर्स ऐप। पीडीएफ के माध्यम से सभी विषयवार नोट्स मिलते हैं। प्रत्येक विषय के अनुसार आपका टेस्ट होता है। डाउट्स के लिए विशेष टेलीग्राम ग्रुप होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाता है। 6 महीने की इसकी वैधता होती है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। डाउनलोड द विनर्स ऐप। एमपीटेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 15 पेपर्स आपको मिलेंगे जो कि व्याख्या सहित रहेंगे। और इसकी फीस पहले 500 थी, फिर 500 से कम करके सर ने अभी 149 मात्र कर दी है। 149 मात्र इसकी फीस है, जो कि परीक्षा के अंतिम क्षण में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 एक और महत्वपूर्ण चीज आपके लिए सर लेकर आए थे। पेडोगोजी शिक्षा शास्त्र संपूर्ण विषयों की पेडोगोजी है, और ये फ्री ई बुक है। 2000 प्लस इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। विनर्स ऐप पर फ्री ई बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पेडोगोजी शिक्षा शास्त्र 2000 प्लस प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो विनर्स की सभी बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध हैं। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 इंग्लिश की बुक आ गई है, प्राइस 170 रखा गया है। और हिंदी भाषा शिक्षक की है, प्राइस 170 रखा गया। प्राथमिक शिक्षक गणित की है, 179 रखा गया है। पूरे भारत में कहीं से भी घर बैठे ऑर्डर करें विनर्स पब्लिकेशन की बुक। डाउनलोड द विनर्स ऐप।
आगे बढ़ते हैं। फ्री वीकली टेस्ट होता है आपका, प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर फ्री टेस्ट है, संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ। डाउनलोड द विनर्स ऐप। उच्छिष्ट में कौन सी संधि है, इसका हमें आंसर देना है। तो उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे बच्चों? उष्टिष्ट का संधि विच्छेद हो जाता है उत धन श्रेष्ठ। क्या हो जाता है? उत धन श्रेष्ठ। और क्या बन जाता है? उच्छिष्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर होता है व्यंजन संधि। उत धन श्रेष्ठ उच्छिष्ट बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। श्री कृष्ण के मामा कंस एक देश प्रेमी राजा थे। वाह! कंस देश प्रेमी होते तो भगवान उसे मारते क्या? श्री कृष्ण के मामा कंस एक धार्मिक राजा थे। बिल्कुल नहीं, अत्याचारी थे, अत्याचारी। तभी तो भगवान कृष्ण को उनके लिए जन्म लेना पड़ा और कंस को उन्होंने निपटाया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? अत्याचारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि पोर्टफोलियो जब भी शब्द आ जाए ना, पोर्टफोलियो जब भी शब्द आ जाए ना प्यारे बच्चों, और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं, उनकी क्रमिक उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ध्यान रखना, उनकी जो क्रमिक प्रगति आ जाए या क्रमशः उनकी प्रगति। आप तो एक ध्यान रखो, एक शब्द पोर्टफोलियो है मतलब क्रम से दर्शाएगा। अब चाहे वो क्रमशः दे दे या वो क्रमिक दे दे या फिर वो क्रमशः दे दे या क्रम से दे दे, आपको शब्द क्रम मिलना चाहिए। बस आपको शब्द क्रम मिलना चाहिए। तो जो क्रमशः प्रगति होती है, धीरे धीरे जो एक के बाद एक प्रगति हो रही है, जो एक सीक्वेंस से प्रगति हो रही है, वो पोर्टफोलियो का मतलब होता है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे याद कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मतलब क्रम। तिरंगा शब्द में समास होता है। तिरंगा शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। तीन रंगों का समूह है। और ध्यान रखिएगा, तिरंगा में आपको बहुव्रीहि समास लगाना है। किंतु प्रश्न की प्रक्रिया को यदि हम समझें तो प्रश्न की प्रक्रिया में ऑप्शन में बहुब्रीहि समास हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें तीन रंगों का समाहार, इसमें द्विगु समास लगाना है। तीन रंगों का समाहार, इसमें हमें द्विगु समास लगाना है। ठीक है, क्लियर है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए, है ना। मोल दी, मोल दी, बिल्कुल नहीं आएगा। मोल किए, बिल्कुल नहीं आएगा। और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्या? मोल ली, हाँ मोल ली, बदलाव की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर होगा डी। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। मोल ली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। पुस्तकें है ना, स्त्रीलिंग है तो उसके हिसाब से मोल ली आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम तत्सम नहीं कह सकते हैं? तो क्या कृषकाय, नीचे रहे कर्क, ऊपर रहे कटी, क और ट वैसे ही तत्सम की पहचान कराते हैं। किशन शब्द, किशन किससे बना होगा बोलो फिर? किशन शब्द किससे बना होगा? कृष्ण से बना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशन। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ए। ये तत्सम शब्द नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो देखने में प्रिय हो के लिए एक शब्द होगा। जो देखने में प्रिय होता है उसे प्रियवंदा कहते हैं। नहीं, जो पेय मतलब होता है जो पीने योग्य है। पेय का मतलब होता है जो पीने योग्य। भाई पेय पदार्थ होता है, पीने योग्य होता है। पेय जल है मतलब पीने का जल है, पीने योग्य है। पूज्य मतलब जिनकी पूजा करनी चाहिए, जो पूजनीय है। प्रियवंदा एक नाम होता है, अलग शब्द होता है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य होता है उसे हम दर्शनीय स्थल कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में योग्य होता है उसे दर्शनीय कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। भाई साहब, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश आपको कड़ी करना है। कड़ी का मतलब यहाँ कठोर है। आप कड़ी मतलब खाने पीने की बात मत कर लेना। वो कढ़ी होती है जो खाने वाली होती है, वो कढ़ी होती है। कढ़ी मतलब एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है, एक प्रकार की सब्जी को बोला जाता है।
ठीक है। और इसी कड़ी का मतलब एक प्रकार की सब्जी बोल सकते हैं। ये कड़ी जो दही एवं बेसन से निर्मित होती है, दही एवं बेसन से निर्मित होती है या मट्ठे से भी बनाई जाती है, तो वो कढ़ी अलग है। कड़ी मतलब होता है कठोर मेहनत। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही अनिवार्य तत्व है। शब्द चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही अनिवार्य तत्व है। अर्थ के अनिवार्य तत्व है, कल्पना के अनिवार्य तत्व है, बुद्धि के अनिवार्य तत्व है या भाव। शब्द चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही दोनों ही भाव अनिवार्य तत्व है, दोनों ही अर्थ अनिवार्य तत्व है। इस प्रश्न का आप क्या आंसर देना चाहेंगे? इस प्रश्न का आप क्या आंसर देंगे? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्या आंसर देंगे हम? शब्द चमत्कार से तो भाव तत्व होता है, हमने कई बार पढ़ा है पहले भी। इसे क्या कहेंगे? भाव तत्व कहेंगे। इसे कल्पना तत्व कहेंगे, बुद्धि तत्व कहेंगे। इस प्रश्न का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बाद में देंगे। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पाठन पर अनिवार्यता बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी और यात्रा वृत्तांत। इन सब में यदि हम देखें तो जो नाटक होता है हमारा वो सबसे अलग होता है। नाटक और एकांकी जो होते हैं वो पात्रों के कथन पथन पर आधारित होते हैं। नाटक और एकांकी जो होते हैं वो पात्रों के कथन पथन पर आधारित होते हैं। तो नाटक और एकांकी में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्व स्वर बच्चों से बुलवाने की आवश्यकता है। नाटक और एकांकी आप विद्यालय में करवा सकते हैं, बाकी सब आप करवा नहीं सकते। भाई नाटक में दो चार बच्चों को खड़ो कर लोगे, बच्चा बेटा तू ऐसा बोल, तू वैसा बोल। यात्रा वृत्तांत में थोड़ी उन्हें तुम चीन ले जाओगे, उन्हें यूएसए ले जाओगे, उन्हें लंदन ले जाओगे, है ना। आप उन्हें लंदन नहीं ले जा सकते, जबकि नाटक वहीं पर क्लास में करवा सकते हो। तो नाटक और एकांकी हमारे आंसर होंगे। कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बात करें प्यारे बच्चों, कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। इतना काम जल्दी से कर लेंगे। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है धनाधिप। यक्षराज कहते हैं, धनत कहते हैं। उसे कल्पद्रुम नहीं कहा जाता। कुबेर को क्या नहीं कहा जाता भाई साहब? कल्पद्रुम नहीं कहा जाता है। इस प्रश्न का हमें ध्यान रखना है। कतरव्योत में समास है। कतरव्योत शब्द में समास कौन सा है ये आपको बताना है। नया शब्द है, नया प्रश्न है, इसका आंसर आपको ही देना है। मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं। दीपावली की छुट्टियों में आप क्या करोगे, है ना। तो आपको इस छुट्टी में इसका आनंद लेना है कि कतरव्योत का मतलब क्या होता है और इसमें कौन सा समास है। ये आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में। सेशन खत्म होने के बाद अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण के साथ कभी भी नवयुवक नहीं आएगा। शब्द रिपीट हो रहा है। नवयुवक और तरुण एक ही बात है, तो बी वाले में दिक्कत है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पर गलत है और बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षण का शुद्ध रूप क्या होता है? लक्षण का शुद्ध रूप क्या होता है? तो लक्षण का जो शुद्ध रूप होता है, लक्षण का जो शुद्ध रूप अपन बोलते हैं ना लक्षण, लक्षण उसके तो लक्षण ही ऐसे हैं। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना, एक शब्द होता है लक्षण, एक शब्द क्या होता है? लक्षण। अब लक्षण का जो तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा लक्षण। लक्षण तो कुछ होता ही नहीं है, तो लक्षण का जो शुद्ध रूप है वो क्या बन जाएगा? लक्षण। लक्षण का जो तद्भव है वो क्या बनेगा बेटा? लक्षण बनेगा। और इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। शुद्ध रूप संस्कृत का शब्द ये है, इसका तद्भव हिंदी ये बना, और ये तो कुछ है ही नहीं, जबरन अपन ने वहां लिख दिया। ठीक है। अगला प्रश्न, ये शब्द ऐसा हो गया, ये शब्द ऐसा हो गया, इसको आप ऐसे समझिए जैसे शब्द है हमारे पास भगिनी, तो भगिनी संस्कृत का है। अब इसका क्या बना? बहिन। ये इसका क्या बना? बहिन। और यहाँ ऊपर लिखा हो बहन, तो बहन तो कोई होता ही नहीं ना, बेन तो कोई है ही नहीं ना, बेनू, बेन। हैप्पी बर्थडे डिड्डू, हैप्पी बर्थडे डिड्डू, अरे काई की डिड्डू, हैप्पी बर्थडे डी, डाटा इंटरप्रिटेशन, हट। तो कुछ नहीं होता, भगिनी होता है और बहीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, दूसरे स्थान पर जो अस्थायी रूप से रहता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे?
स्वेरिणी का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो मनमानी करती है। स्वनाम धन्य, जो स्वयं से धन्य हो। स्थानापन्न हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला स्थानापन्न कहलाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी शब्द में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना है, दैत्य एक शब्द है। अरि माने होता है शत्रु का पर्यायवाची। अरि, बेरी, रिपु, इनेमी, दुश्मन, ये सब आपस में पर्यायवाची। य में अ, सामने अ, और शब्द क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? दैत्यारी। शब्द क्या बन जाएगा? बोलो, दैत्यारी। और दैत्यारी में जो संधि हो जाएगी वो स्वर संधि होगी। स्वर संधि में भी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। स्वर संधि में भी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। चंद्रिका, चंद्रिका किसे कहते हैं? चंद्रिका किसे कहते हैं भाई? दस्यु किसे कहते हैं? चोर को कहते हैं। चोर को और क्या कहते हैं? डाकू कह सकते हैं। और क्या कहते हैं? साहसिक। चोरी करना भी बहुत बड़ा काम है भाई, बहुत बड़े साहस का काम है। साहसिक है, बहुत बड़ा कुंभिल है, वो कुंभिल है ना। तो ये चोर, दस्यु, डाकू, ये सब आपस में पर्यायवाची है। चोर को ही खनक भी कहते हैं। चोर को खनक कहते हैं। चोर को मोशक कहते हैं। ठीक है, मोचोर, खनक, मोशक, रजनीचर, मोशक भी कहते हैं। मोशक, ध्यान रखना, मूसक मतलब होता है चूहा, वो मूषक शब्द अलग है। मूषक का मतलब क्या होता है? चूहा। तो मूषक यानी चूहा होता है, मोसक यानी तो चोर होता है, मोसक। और इसी को क्या कहते हैं? रजनीचर। इसी को क्या कहते हैं? रजनीचर। यहाँ पर जो चंद्रिका शब्द है वो चांदनी का पर्यायवाची है। चांदनी को ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों ज्योत्सना। चांदनी को ही हम क्या कहते हैं? ज्योत्सना कहते हैं। चांदनी को ही हम कुमुदनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुमुदनी या कोमल की उसकी अवस्था को भी कहते हैं। चांदनी, चंद्रिका, चांदनी, ज्योत्सना, ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। चलो हटा दो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आनंद मग्न में समास है। आनंद मग्न का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, आनंद मग्न का मतलब हो जाएगा आनंद में मग्न। आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। ठीक है, मग्न का फिर तद्भव क्या हो जाता है? मगन, है ना। मैं मगन हो गया, तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो ये तद्भव है। और ये क्या है? तत्सम, शुद्ध शब्द यही है। तो आनंद में मग्न ये तत्पुरुष समास होगा। आनंद में मग्न, इसे हम कौन सा समास मानेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। हमें पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में, तो आनंद में मग्न ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञोपवीत शब्द का तद्भव क्या होता है? यज्ञोपवीत शब्द का तद्भव हो क्या होता है? देखो, यत्न होता है तो उसका क्या बनता है? जतन। बड़े ही जतन से हमने तुम्हें पाया है। यत्न मतलब बहुत ज्यादा प्रयास किए। यत्न का जो तद्भव होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? जतन। यज्ञोपवीत का जो होता है वो होता है जनेऊ। और यजमान का क्या बन जाता है? जजमान। ठीक है, यजमान से क्या बनता है प्यारे बच्चों? जजमान। यजमान को क्या कहेगी दादी? जजमान कहेगी। और युवा को हम कहते हैं जवान। युवा को हम क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? जो स्वस्वर वाचन होगा उसमें निम्नलिखित में से सबसे कम ध्यान हम किस पर देंगे? सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाता है? इस प्रश्न का आंसर देंगे। सबसे कम ध्यान यहां पर किस पर दिया जाएगा? इस प्रश्न का हम आंसर देंगे। तो सस्वर वाचन में सबसे कम ध्यान हमें यह देना है, जब हम बच्चों को बोलकर सिखाएं तो भावानुकूल वाचन हो, एक भाव के अनुसार हो, बच्चों को बोलने में अच्छा लगे। स्थानीय बोलियों का प्रभाव किया जाए, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हो, स्थानीय बोलियों का प्रभाव हो। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव जो होगा वो हमारा आंसर होगा। और इस तरह से यहां पर बोनस अंक के साथ आपका ऑप्शन जाता है बी एंड डी। इसमें जो बोनस अंक मिलेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जो बोनस अंक मिलेंगे वो मिलेंगे स्थानीय बोलियों का प्रभाव। स्थानीय बोलियों का जो प्रभाव होगा वो स्वस्वर वाचन में सबसे कम ध्यान हमें देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेम करना, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, प्रेम करना सिर
तलवार की सिर पर चलना है, प्रेम करना तलवार की शक्ति पर। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है या तलवार की धार पर चलना है, तो तलवार की धार पर चलना है। एक कवि ने बकायदा लिखा है, तो मुझे आप बताइएगा कि ये पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां किसकी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रेम प्रेम तलवार की धार पर धावनो है, प्रेम को पंथ कराल महा, प्रेम को पंथ कराल महा, ये पंक्तियां किसकी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है, तलवार की धार पर धावनो है। पेंत प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है, तलवार की धार पर धावनो है। ये पंक्ति किसकी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। बताइए, कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जीत की। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो मेरा बच्चा ने भी उनके साथ खेलने की जीत की। तो मेरा लड़का ने भी, ये तो वही हो जाएगा, मेरे लड़का ने और मेरा लड़का ने, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ, यहां पर देखो ये डी वाला फिट बैठेगा, तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ खेलने की जीत की। और करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, डी। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वो हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विलोम का शब्द चुनिए। दिए गए विलोम का हमें शब्द चुनना है। विलोम का शब्द क्या है, ओजस्वी। ओजस्वी मतलब जिसके चेहरे पर ओज हो, जिसके चेहरे पर कांति हो, जिसके चेहरे पर आभा हो। तो ओज का विलोम क्या होता है, या ओजस्वी का विलोम क्या होता है, तो ओजस्वी का जो विलोम होता है वो निस्तेज होता है, या तेजस्वी का विलोम क्या होता है, निस्तेज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ए होता है। कपिस्वर में समास होता है। यदि कपिस्वर में हमसे संधि पूछे तो ध्यान रखना, कपि में छोटी की मात्रा आती है, ये शब्द शुद्ध होता है, और ईश्वर से इसका मेल होगा। तो कपि से जब ईश्वर का मेल होगा तो यहाँ की छोटी और यहाँ की बड़ी मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी, और कपिस्वर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो कपिस्वर ये सही है, लेकिन कपि ये सही है। ठीक है, तो इसमें हो गई दीर्घ स्वर संधि। और कपियों के जो ईश्वर है, कपि के जो ईश्वर है, कपि के जो ईश्वर है वो है हनुमान जी, अर्थात बहुब्रीहि समास। इसी तरह से कपिधनेश कपिस बन जाएगा। कपिधनेश बराबर क्या बन जाएगा, बोलो, कपीश बन जाएगा। कपिधनेश बराबर क्या बन जाएगा, कपीश बन जाएगा। और इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। कपीश भी किसे कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। व्याकरण शिक्षक की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि है। व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी है, सूत्र विधि है, आगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। व्याकरण शिक्षक की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी मानी जाती है, इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे। कोई स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से, या आपके ऊपर छोड़ू, बताओ जल्दी से। व्याकरण शिक्षक की ये विधि आपने बहुत पढ़ी है डीएड बीएड में, आपने दो विधियां सुनी होंगी, आगमन विधि होता है और निगमन विधि होता है। कौन सी विधि होती है, बोलो, आगमन विधि होती है और निगमन विधि होती है। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। इसकी जो विधि होगी वो कौन सी होगी, आगमन विधि, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धूसर शब्द का समानार्थी बताना है। देखो, घोड़े को धूसर कहते नहीं है, मेघ को कहते नहीं है, अजा मतलब बकरा होता है। तो धूसर मतलब किसका पर्यायवाची होता है, धूसर मतलब होता है गर्दभ का। और गर्दभ का जो तद्भव है, गर्दभ का जो तद्भव है, गर्दभ का जो तद्भव है वो क्या बनता है, गधा। ठीक है, गर्दभ का जो तद्भव है वो क्या होता है, गधा होता है। तो सी आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्ल चक्राना, अक्ल चक्राना, भाई अक्ल चकरा गई उसकी तो अक्ल चकरा गई। उसने तो जैसे ही देखा, अरे ये क्या हो गया, उसकी तो अक्ल चकरा गई। अक्ल चक्राना क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। अक्ल चकराने का मतलब क्या होता है। जितने बच्चे देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर देंगे
और किसी स्टडी ग्रुप में यदि आप लोग ऐड हैं तो लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे। इतना काम जल्दी से निपटा लेंगे, इतना काम जल्दी से निपटा लेंगे। अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल चक्र चलाना, कुछ समझ में ना आना। अक्ल चक्राना का मतलब होता है कुछ समझ में ना आना, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है भाई साहब, इस वर्तनी को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। सारे शब्द देखो एक जैसे दिखते हैं। मुहूर्त माना कि चलो डी में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन बाकी तो सारे एक जैसे हैं। कौन सा शब्द यहां पर सही होना चाहिए? कौन सा शब्द यहां पर सही होना चाहिए? और ए बी सी में से आंसर है, मैं आपको ये बता देता हूं, और ये आंसर मैं छोड़ूंगा आपके ऊपर। आप इसका आंसर मुझे कब देंगे? सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऐसे मैंने 3 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, 2 प्रश्न और मैं छोड़ूंगा ताकि कमेंट में आप आंसर दे पाएं। ठीक है, 2 प्रश्न आगे और ऐसे मैं आपके ऊपर ही डालने वाला हूं ताकि थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन या ज्ञान। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? कौशल, मनोरंजन, व्याकरण या फिर ज्ञान। कौन सा आपका आंसर होगा? जल्दी से आंसर देंगे। सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही शानदार, हाँ 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 बिल्कुल। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना सभी को, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, अगली दीपावली तक खाते में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 25,300 का मैसेज अगली दीपावली तक हमारे खाते में आना ही चाहिए। हमें 25,300 से मतलब होना चाहिए। चलिए, कौन सा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहां दिया है कौशल नहीं है, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन या ज्ञान। तो भाई कौशल आपके व्याकरण शिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। मनोरंजन से व्याकरण शिक्षण का कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, आप खेलकूद करोगे, टीवी देखोगे तो उससे व्याकरण थोड़ी सीख लोगे, है ना? तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? देखो, ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य। ये शब्द है ऐश्वर्य और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। क्योंकि इसी ऐश्वर्य में यदि हम अन जोड़ दें तो होगा क्या? ये ए आएगा, ये न को पूरा कर देगा और ये ने बन जाएगा, अ का अ और सवर्य का सवर्य। तो अनैश्वर्य ऐश्वर्य का हो गया। अभिज्ञ का होता है बेटा अनभिज्ञ, क्योंकि ये अभिज्ञ है, इसी में अन जोड़ लो, इसी में अन जोड़ लो तो ये अ आएगा, ये न को पूरा कर देगा और शब्द क्या बन जाएगा? अनभिज्ञ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपका बी आंसर हुआ। इस प्रश्न का यदि हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो हमारा बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको अपन समझेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि साहित्यिक शब्द का तद्भव है। साहित्यिक तद्भव शब्द का तद्भव है भभूत, कोड़ी, संन्यासी। बताइए, साहित्यिक शब्द का तद्भव क्या होता है? साहित्यिक का तद्भव क्या माना जाएगा? इस प्रश्न का आंसर देंगे, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दो। साहित्यिक का तद्भव क्या माना जाएगा? तो साहित्यिक शब्द का जो तद्भव होगा, भभूत नहीं होगा, भभूत का तो अलग हो जाता है। कौड़ी अलग शब्द है, कोटि का कोड़ी होगा। सन्यासी लिखाई गलत है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये होगी। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये होगी। चूंकि यहाँ ये लिखाई गलत है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? साहित्यक। साहित्यिक का तद्भव शब्द क्या होता है? साहित्यक। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु ने शिष्यों को भली भांति समझाया। गुरु महोदय ने शिष्यों को भली भांति समझाया, गुरुजी ने शिष्यों को भली भांति समझाया, गुरु महाशय ने, गुरु शिष्य ने शिष्यों को भली भांति समझाया। गुरु ने शिष्य है जब तो ये शिष्य नहीं आएगा, गुरु को महाशय नहीं कहते हैं। गुरु के आगे क्या लगाएंगे हम? जी। महोदय कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे हमें लगाव नहीं है, नॉर्मली सम्मान देना है तो उसे हम महोदय कहेंगे, लेकिन हमारे गुरुजी को तो हम गुरुजी कहेंगे। गुरु के आगे क्या लगाएंगे? जी। अगला शब्द है पर्ण कुटीर में कौन सा समास है? पर्ण का मतलब पत्ता, कुटी पर्ण की बनी हुई कुटिया है। मैंने हिंट दे दी है पर मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप लोग परेशान होते रहिएगा और इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। हालांकि आपको भी आता है इसका आंसर कि इसमें बहुब्री समास नहीं होगा, इसमें कर्मधारय नहीं होगा, इसमें द्वंद्व नहीं होगा, लेकिन मैं क्यों बताऊं कि इसमें क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्पूर का तद्भव शब्द क्या है? कर्पूर का तद्भव शब्द क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर देंगे और फटाफट जितने बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कर देंगे। कोई स्टडी ग्रुप में यदि आप लोग ऐड हैं तो वहां पर भी लिंक को डाल देंगे ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो यहां पर यदि हम देखें तो एक शब्द है हमारे पास कदली, और कदली का जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है? केला। एक शब्द है हमारे पास कार्तिक,
और कार्तिक का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कातिक। एक शब्द है हमारे पास कंकण, और कंकण का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कंगन। तो कर्पूर का जो तद्भव शब्द है वो है कपूर, कर्पूर का जो तद्भव शब्द है वो है कपूर। और इस तरह से करेक्ट आंसर होता है सी, इस तरह से करेक्ट आंसर होता है सी। कर्पूर का जो तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों वो क्या होगा, कपूर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है इतना? चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम समझेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम समझेंगे। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न ये कह रहा है किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डिकोड पठन या कुटबद्ध पठन। तो सारांश पठन किसे कहते हैं? सारांश पठन मतलब जो मेन पठन होगा आपका सरसरी पठन कर लें हम, या बारीकी से पठन करें, या उसमें कूटबद्ध पठन करें, है ना। तो किसे पठन कहा जाएगा? सारांश पठन का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का जो मूल होता है, केवल मूल चीजों को पढ़ना, उसे सारांश पठन कहते हैं। सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा। इस तरह से 4 प्रश्न हो गए जो इसका आंसर आपको देना है। एक प्रश्न और मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, टोटल 5 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठोर पकड़ना, म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, या म्याऊं की ठोर पकड़ना का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो जोखिम भरा काम हो, कोई ऐसा कार्य करना जो जोखिम भरा कार्य हो, उसे कहते हैं म्याऊं की ठोर पकड़ना, उसे कहते हैं म्याऊं की ठोर पकड़ना। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को सेशन बहुत शानदार लगा होगा, सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दीपावली की इस छुट्टी में आपने सेशन का अच्छा खासा लाभ लिया होगा, है ना। दीपावली की इस छुट्टी में सेशन का आपने अच्छा खासा लाभ लिया, सेशन को समझा और इसके बारे में समझने की कोशिश की। तो टोटल हमारे पास 4, एक शब्द एक, चलो अगला क्वेश्चन हल करते हैं, फिर मैं बताता हूं कौन कौन से 4 प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्मांध, जन्मांध, जन्मांध जैसे सूरदास जी हैं। सूर का मतलब ही होता है अंधा। देखो 3 तरह के सूर होते हैं, एक होता है सुर, एक होता है सुर, और एक होता है शुर। यदि स सरोते में छोटे उ की मात्रा है तो इसका मतलब होता है स्वर। ऐसा कहते हैं ना, अरे सुर में गा सुर में, अरे सुर में गा भाई सुर में। तो इस सुर का मतलब क्या होता है? स्वर। और इसी सुर का एक मतलब होता है देवता, इसी सुर का एक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देवता। और ये जो सुर है, ये जो सुर है, ये जो सुर है, इसमें है बड़ाऊ, और जो बड़ाऊ वाला सुर है इसके 3 मतलब है। इस सुर का मतलब होता है अंधा। चूंकि सूरदास जी जन्म से अंधे थे इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? सूरदास। इसी सुर का एक मतलब हो जाएगा सूरदास, इसी सुर का एक मतलब होता है सूरदास। और इसी सुर का एक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। तो इस वाले सुर के 3 मतलब होते हैं। ये वाला जो शकर वाला सुर है इसका मतलब होता है पराक्रमी। ये जो शकर वाला सुर है इसका मतलब क्या होता है? पराक्रमी होता है। या इसी सुर का मतलब होता है सुरवीर, इसी शूर का मतलब क्या होता है? बोलो, सुरवीर। ठीक है। तो जन्मांध यानी जन्म से अंधा, और इसमें तत्पुरुष समास होता है। जन्म से अंधा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर हो अहो, है कि नहीं। संबोधन तो आता नहीं है खैर समास में, 6 ही समास होते हैं हमारे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। आगे बढ़ते हैं। तो नया ऑफलाइन बैच एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती 2024 नया बैच आरंभ है। समय रहेगा सुबह 8 से 2 बजे तक का। प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। ठीक है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, फ्री लाइब्रेरी सुविधा, रिवीजन हेतु विनर्स ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। प्रत्येक रविवार स्पेशल क्लास व फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। प्रति माह सीआरटी करवाया जाता है जिसको क्लासरूम रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप, विनर्स इंस्टीट्यूट पर आप विष्णुपुरी आईबस स्टॉप पर आकर संपर्क कर सकते हैं। एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 कंप्लीट वीओडी ऑनलाइन कोर्स है। ये 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। पीडीएफ के माध्यम से सभी विषयवार नोट्स हैं, प्रत्येक विषय के अनुसार टेस्ट है, डाउट्स के लिए विशेष टेलीग्राम ग्रुप है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन है, 6 महीने की वैधता है, 499 का चार्ज रखा गया है। डाउनलोड द विनर्स ऐप। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 15 पेपर्स मिलेंगे जो कि व्याख्या सहित रहेंगे। पहले इसकी फीस 500 रुपये थी, जो कि सर ने घटाकर मात्र 149 कर दी गई है। और इसके लिए आपको विनर्स ऐप जो है डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इसको आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 पेडोगोजी शिक्षा शास्त्र है, संपूर्ण विषयों की पेडोगोजी है, जो कि फ्री ई बुक 2000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्री ई बुक है, तो फ्री की चीज है, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। विनर्स ऐप पर फ्री ई बुक यहां पर आपको मिलेगी। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 इंग्लिश, हिंदी, गणित की किताबें आ चुकी है, ठीक है। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री वीकली टेस्ट होते हैं, प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर फ्री टेस्ट संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ होते हैं। डाउनलोड द विनर्स ऐप। पूरे भारत में कहीं से भी बुक ऑर्डर करने के लिए आपको डाउनलोड करना है विनर्स पब्लिकेशन ऐप, और इस ऐप के माध्यम से आप पूरे भारत में कहीं से भी बुक जो है ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी है ऑल इंडिया। यदि आपको किताबें मंगवानी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से मंगवा सकते हैं। कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये हमारे ऐप के फीचर्स है। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। रोजाना 11 बजे यहाँ पर प्यारे प्यारे सर की कक्षा होती है। रोजाना 11 बजे प्यारे प्यारे सर की कक्षा होती है। रोजाना 4 बजे भी प्यारे प्यारे सर यहाँ पर लाइव आते हैं, ठीक है। तो बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, निरंतर यहाँ पर हमारी क्लास होती है। मोटिवेशनल भी आपको सर का चैनल है जिसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं सर के आपको, ठीक है। ये सेशन यदि पसंद आया हो तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।